गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस कैंपस पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपको एक मॉक टेस्ट का सलूशन करवाने वाले हैं जिसमें हम मैथ और इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे। तो देरी ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला सेक्शन इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर बेस्ड पे आया हुआ एक क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है सब, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, I could not hear what was she saying due to the noise of the planes taking off। देखो, इंग्लिश को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हिंदी का ज्ञान हो। आप अंग्रेजी से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी नहीं सीख सकते। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई कुड नॉट हियर what was she saying due to the noise of the planes taking off। ठीक है, आप इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इसको कैसे डील करेंगे? आप देख पा रहे हो यहाँ पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आई कुड नॉट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा है, मींस ये जो हमारा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव की बात कहीं कहीं नहीं गई है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे नरेशन में, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, वहां पे जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसको आप चेंज कर देते हैं असर्टिव में। देखिए, आई कुड नॉट हियर व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसके बाद वाज लगा हुआ है। वाज से जब हमारा कोई क्लॉज शुरू होता है, कोई सेंटेंस शुरू होता है, मानते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव बनता है, जो कि इंट्रोगेटिव है नहीं है, ये हमारा असर्टिव है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाज को सी के बाद लगाना पड़ेगा। आई कुड नॉट हियर व्हाट वाज सी सेइंग। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, he said to me, are you a student। अब इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। हम कैसे चेंज करेंगे? हम क्या बनाते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव का है ये, कैसे बनाएंगे? he asked me if कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि हमारा मी है। मी के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो कि लगाएंगे आई। अब यहाँ का जो सेंटेंस बनेगा ना, वो असर्टिव का बनेगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। असर्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, इसके बाद वर्ब लिखी जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। वाज को लिखेंगे सी के बाद, और इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इसी सेंटेंस में एरर है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वाज को सी के बाद लगाइए। ठीक, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विथ लो इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल निकाला अपना, जो अलार्म सेट किया, किसके लिए? पीपल विथ लो इनकम, जिन लोगों की इनकम लो है उनके लिए। अब गवर्नमेंट ने सेट किया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हैज बीन सेट लिखा हुआ है। हैज बीन सेट का मतलब मामला पैसिव वॉइस का है, बल्कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये डूअर है। जब वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। बी की फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, यहां से बीन हटा दीजिए, हैज सेट अलार्म आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, हैड यू इन्फरिंग इन माई अफेयर्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे? देखिए, लिखा हुआ है, हैड यू नॉट इन्फरिंग इन माई अफेयर्स। आप जानते होंगे टेंस जब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये सभी को बेसिक चीजें पता है ना? इसको कैसे करेंगे? हैड यू नॉट इन्फरिंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, जो कि गलत है। यहाँ पे इन्फर्ड लिखना पड़ेगा हमें, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी में गलती है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस देखिए, अरे ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, सी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन सी मूव्स फ्रॉम हियर। हैड सी,
ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आप देखिए। जैसे क्वेश्चन टैग में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक में आपका पूरा का पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, जो पहला होगा वहां आपका पूरा का पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, और दूसरे में पूछा गया होगा है। अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होता है, मेन सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगती है। सी विल हैव टू गो, यहाँ पे आप देखिए सी विल हैव टू गो लिखा हुआ है, यहाँ हमारा पॉजिटिव है। ये हमारा जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, निगेटिव चाहिए हमें। और यहाँ लिखा है हैज नॉट सी वांट सी। अब यहाँ देखिए विल है, विल में तो हैज का आना संभव ही नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा वांट सी। ठीक है, नेक्स्ट। Researchers say that about 33% of people with diabetes may blank a skin disorder in their lifetime. रिसर्चर कहते हैं कि जो 33% लोग हैं वो डायबिटीज से पीड़ित करने की बात की जा रही है लाइफ टाइम में, है ना। क्या होगा यहाँ पे, मे है। आप जानते हैं मे हमारी मॉडल वर्ब है। मे कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करती है। मे हैज बीन तो होने से रहा, मे हैज होने से रहा। अब बचा हैव बीन और हैव। यहां मामला एक्टिव वॉइस का है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, में हैव हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। यहां क्या करना है आपको, मीनिंगफुल, यहां भी आपके फिलर्स के क्वेश्चन हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रिफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। अब आगे क्या है, दैट ब्लैंक इन द लास्ट 50 ईयर्स सो। अब देखिए, हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो लास्ट पिछले ईयर से। अब इसमें क्या भरेंगे, फ्लोड बहता आ रहा है, नहीं। डिराइव्ड निकल के आया है, देखो डिराइव्ड, और यहाँ डिराइव्ड लिखा है, इमर्ज लिखा है। प्रोसीड ये भी नहीं होगा। डिराइव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, कोई एक, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप एकेडमी लेवल पे कोई भी आप फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं तो पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे, लास्ट में कॉन्सेप्ट एक फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ मामला उसका नहीं है, यहाँ इमर्ज निकल कर आना, उभर कर आना, इसकी बात कर रहा है। हैज इमर्ज प्रकट हुआ है, दिखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 में बी सही होगा आपका। नेक्स्ट, सातवां देखिए। सातवां आपका वाइस का क्वेश्चन है ना। वाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर देते हैं आपके एग्जाम्स में। क्या है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको पता होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, एक वाक्य में हम जिसके बारे में बात करें वो हमारा होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दो प्रकार के बनेंगे, एक हमारा डूअर होगा, एक नॉन डूअर होगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है। डूअर का मतलब काम करने वाला। जब किसी वर्ब के अंत में ई आर या ओ आर लगाते हैं उसके करने वाले का बोध होता है। जैसे टीच का मतलब पढ़ाना होता है, ई आर लगाएंगे टीचर पढ़ाने वाला। ड्राइव का मतलब चलाना होता है, ई आर लगाएंगे ड्राइवर चलाने वाला। सेम उसी प्रकार डू का मतलब होता है करना, ई आर लगाएंगे डूअर, डूअर का मतलब करने वाला। तो एक्टिव वॉइस का जो मेरे भाई सब्जेक्ट होगा ना वो काम को करेगा, वो काम को करेगा। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, राम इसका सब्जेक्ट है, राम खाने का काम कर रहा है। अगर इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊं क्या बनाएंगे, मैंगो इज ईटन बाई राम। अब यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा मैंगो है लेकिन ये डूअर नहीं है, यहाँ पे डूअर कोई और है, ये नॉन डूअर है। तो ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव वॉइस में नॉन डूअर होता है। क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, दिस प्रॉब्लम आगे आएगा हमारा, दिस प्रॉब्लम यहाँ है, चारों में है। कैन है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग किया जाता है। चाहे जो मॉडल वर्ब हो, कैन हो, मे हो, कुड हो, विल हो, सेल हो, कुछ भी हो, उसके साथ हम केवल बीई बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कैन बी, जहां पे कैन के साथ बी लिखा होगा वही सेंटेंस हमारा, ऑट टू ये खत्म, शुड बी ये खत्म, माइट बी ये खत्म। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट, आशा करते हैं चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है। यहाँ देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8, द जापानीज एम्परर अकिहितो एब्डिक्टेड द क्रिसैंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। इसका भी हमें बनाना है पैसिव, देखो यहाँ लिखा है ना, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका भी हमें बनाना है पैसिव वॉइस। चलिए इसको भी करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें करना है, चेंज कुछ नहीं करना। द जापानीज एम्परर, ठीक है, आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश को सीखने के लिए अर्थ ही निकालें, कॉन्सेप्ट होगा अपना। वर्ब देखेंगे हम, यहां वर्ब लिखा है एब्डिक्टेड, एब्डिक्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। अच्छा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है मतलब मान लो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और आप जानते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर होती है। तो यहाँ पे हम वाज वर का प्रयोग करके बनाएंगे इसको। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्रिसैंथेमम थ्रोन, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बनेगा द क्रिसैंथेमम वाला, ये खत्म, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीधी सीधी वाज और वर का प्रयोग करेंगे। जब वाज और वर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैज लगाया गया है, ये भी खत्म हो जाएगा आपका, इज लगाया गया है, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इसलिए यही सेंटेंस हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस इसका बनेगा। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी, नरेशन का क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। देखो अभी मैंने इसके थोड़ा देर पहले बताया था इफ वाला, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे इफ का प्रयोग हुआ है, आई वुड लाइक, इफ का प्रयोग हुआ है, आस्क का प्रयोग हुआ, मतलब ये हमारा मामला इंट्रोगेटिव का है। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। जिस इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस का, जिस प्रश्नवाचक वाक्य का रिप्लाई हम यस या नो में दे सकें, वो क्लोज एंडेड होता है। जिसका रिप्लाई देने के लिए हम स्वतंत्र हों, वो होता है ओपन एंडेड। जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आप पढ़ने जाते हैं, आपके पास दो ही रिप्लाई होगा, यस या नो। तो जिसका रिप्लाई देने के लिए आप लिमिटेड हो यस या नो में, वो होता है क्लोज एंडेड। दूसरा, मैं पूछूं आपसे स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, आपके ऊपर है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रिप्लाई देने के लिए आप फ्री हो, ये है ओपन एंडेड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ही आस्क्ड मी, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का ये इनडायरेक्ट नरेशन बनाया गया है। इंट्रोगेटिव वर्ब से शुरू होती है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है, ही सेड टू मी आई वुड, यहाँ इंट्रोगेटिव है ही नहीं, ये वैसे खत्म हो जाएगा। यू वुड, ये भी नहीं होगा, दो बचे। डू यू लाइक, वुड यू लाइक। अब आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट के पार्ट को पास्ट के पार्ट में चेंज करते हैं, विल शैल को वुड में चेंज करते हैं, वुड को वुड में ही चेंज करते हैं। नरेशन में सारी चीजें बेसिक तौर पे पढ़ाई जाती हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करें, इतना मान के हम चल रहे हैं कि आपने एकेडमी लेवल पे वॉइस और नरेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चेंज करने की जानकारी आपको होगी। ही सेड टू मी, डू का प्रयोग कैसे करोगे, यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, डू का प्रयोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, सीधा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर, यही आपका जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, अगला जो है हमारा सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आ गए हैं, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा दर्द देते हैं एसएससी में। क्यों देते हैं, क्योंकि इनको रटना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतने में से आ जाए, है ना। एक एक क्वेश्चन को तोड़ते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक। पहला बंटी फुल, पता नहीं कितनी बार मैंने अपनी क्लास में इसको पढ़ाया है, और बार बार पेपर में दिखता भी है। मैंने बताया जब भी बंटी फुल पढ़ाता हूं आपको एक निमोनिक्स बताता हूं, बल्टी फुल, बंटी फुल, बल्टी फुल, भर भर के आपके पास है, बल्टी भर के कोई चीज आपके पास है, मतलब वो आपके पास प्रचुर मात्रा में है। सिनोनिम से चाहिए बंटी फुल, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। देखिए वोकैब करने के दो तरीके होते हैं, एक आप डायरेक्ट रट के कीजिए, दूसरा उसकी देखिए कि उसका टोन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन पे आते हैं, रिलीजियस, धार्मिक। क्या रिलीजियस का संबंध बंटी फुल से है, बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। प्रीटी का मतलब सुंदर होता है। जनरस, आपने एक शब्द सुना होगा जनरस, जनरस का मतलब तो उदार। उदार कौन होते हैं, जिनके पास बहुत सारी सब कुछ चीजें होती हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्ति किनको कहा जाता है, जो चैरिटी वगैरह करते हैं, है ना। तो उदार का संबंध यहाँ किससे है, बंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, भरपूर। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, जनरस। नेक्स्ट, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है भड़कीला, एकदम भड़काऊ जिसको कहते हैं, फ्लैशी कहा जाता है ना। डिस्टिंक्ट, अलग करना, कंप्लीट, पूरा करना, ट्रस्ट, विश्वास करना, सिनोनिम्स एक ही जाएगा, फ्लैशी। नेक्स्ट, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मोटा। आपने देखा होगा
चाकू आपके पास होगी, है ना, चाकू में आप देखिए धार होती है, वो धार जब आपकी मुड़ जाती है उसको ब्लंट कहा जाता है, और उसको फिर से वैसे तेज धार देने के लिए आप उसका शान धरवाते हैं, शान रखवाते हैं। आपने देखा होगा गाँव में आते हैं सब, है ना। तो ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है मोटा, शार्प का मतलब होता है एकदम तेज, नुकीला। इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम मतलब विपरीत पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला है लॉइटर। देखो एक लाइटर होता है, एक लॉइटर होता है, लाइटर अलग है ना, ये लॉइटर है। लॉइटर क्या होता है, यहाँ पे हमें चाहिए एंटोनिम। लॉइटर किसे कहते हैं, जो फर्जी का अपना समय गंवाते हैं। जैसे किसी ने कहा चलो भाई यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ कोई काम से चलते हैं, आपने कहा ठीक है मैं 10 मिनट में तैयार होके आता हूँ, आप आराम से रिलैक्स हो गए, कुछ नहीं करना, ठीक है भी जाएंगे, आराम से बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो लॉइटर का मतलब होता है समय गंवाना, किसी चीज में देरी करना, है ना, उसको कहते हैं लॉइटर। उल्टा पूछा है रिपेल, रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को दूर करना। लोफ टुकड़ा होता है ना। डॉडल का मतलब कमी होता है। हेसल, हेस्ट, कहते हैं ना मेक हेस्ट, जल्दी करो। हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करना। लॉइटर धीरे धीरे करना, समय कमाना। हेस्ट का मतलब जल्दी करना, इसका एंटोनिम यही हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। रॉन्गली स्पेल्ट, है ना, ये कुछ नहीं होता है, बस ये वहम है, एक एक भ्रम होता है। रॉन्गली स्पेल्ट का आप शुरुआत से बहुत सारे स्पेलिंग पढ़े हुए होते हैं, उसी को थोड़ा सा एक आध स्पेलिंग इधर उधर करके दे देता है। देखिए लिखा ना, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, फर्मेंटेशन, प्लेटू, हॉरिजॉन्टल, ब्यूरोक्रेसी। अब लिखा रॉन्गली स्पेल्ट मतलब जो शब्द गलत है वो आपको चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, देखिए फर्मेंटेशन, FOMENTATION बिल्कुल ठीक है। PLA प्लेटू पठार बिल्कुल ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये भी ठीक है। BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, प्रजातंत्र, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बी वाले में गलती है, इसलिए बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले में भी यही करना है। नेक्स्ट स्पेलिंग मिलेनियम की है। 15वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोनों में अंतर समझिएगा, अंतर मेरे भाई बस इतना सा है, अंतर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पे लिखा है करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ आपको गलत ढूंढना था, यहाँ आपको सही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोनों में अंतर समझिएगा, अंतर मेरे भाई बस इतना सा है, अंतर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पे लिखा है करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ आपको गलत ढूंढना था, यहाँ आपको सही ढूंढना है। सही की स्पेलिंग क्या है, मिलेनियम की, MILLENIUM। जैसे डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। आप जानते हैं सब, बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर हमारा हो जाएगा। थर्मोमीटर तापमापी होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, हाइट। वोल्ट मीटर वोल्ट मापता है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, एक नई पत्ती निकलना, अर्थात नई पत्ती निकलने का मतलब हमारा किसी इंसान की, किसी व्यक्ति विशेष के पॉजिटिव होने से है। देखिए देखा ना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू बिकम फेमस नहीं, टू बाई ए न्यू थिंग्स नहीं, टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम नहीं, क्या होगा, टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे, अपना व्यवहार पॉजिटिव वे में चेंज करना, पॉजिटिव रहना, ये इडियम्स हमारा बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बियर द ब्रंट ऑफ। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, बियर द ब्रंट ऑफ, क्या होगा इस इडियम्स का मतलब। ब्रंट का मतलब होता है मेरे भाई आघात। ब्रंट का मतलब क्या होता है, आघात। आघात कह सकते हैं, है ना, कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचाए वो कह सकते हैं, धोखा दे आपको वो कह सकते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ, जब आप किसी आघात को सहते हैं, किसी धोखे को सहते हैं, आपको आती है गुस्सा, और जब गुस्सा आती है इस इडियम्स का अर्थ है बियर द मैक्सिमम फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, रेज, गुस्सा, एंगर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आपको PQRS के क्वेश्चन दिए गए हैं। PQRS का मतलब है पैराजंबल, है ना। चार एक सेंटेंस के 4 टुकड़े करके आपको दिए रहेंगे और उन चारों को मिलाकर एक सेंटेंस आपको बनाना है। लगता है सबसे कठिन, होता है सबसे आसान। कैसे करेंगे, देखिए Soon Mahima's castle was ready. As for Sudhir's castle, even the walls were not ready yet. It was beautiful with big and small domes and arcs. Sudhir and Mahima settled down on the sand and each began to make a separate castle. देखो इन तीनों में सेपरेट बना है नहीं बना उसकी बात की गई। यहाँ पे बिगेन शुरू किया बनाना, मतलब हमारा स्टार्टिंग डी से होगा। जब डी से शुरुआत करेंगे, ए वाला डी वाला ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हमारा। डी के बाद ए आ सकता है, डी के बाद बी आ सकता है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा सुन महिमा का तैयार हो गया क्रिस्टल, सुधीर का नहीं बन पाया, और फिर कह रहा है इट वॉज ब्यूटीफुल विद बिग एंड स्मॉल डोम्स। अच्छा ब्यूटीफुल क्या था, जो महिमा ने बनाया था, मतलब ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी यहाँ नहीं है, इसी ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज बीन रिडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट। एरर ढूंढना है आपको, अब सीधे सीधे एरर आपको दिख पा रही होगी, यहाँ लिखा है मेनी, मेनी हमारा मेरे भाई क्या होता है, ये होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी क्या हम लगाते हैं प्लूरल, हैज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें हमें करना है फिलर्स के क्वेश्चन, सॉरी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन करना है। क्लोज टेस्ट आपके 5 दिए होंगे, प्रीलिम्स में 5 क्लोज टेस्ट आता है, 5 क्वेश्चन, और जब आप मेंस की बात करेंगे, मेंस में ये एक क्वेश्चन जो होता है एक पैराग्राफ, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 फिलर्स रहते हैं भरने के लिए, ये 4 क्वेश्चन का फिलर्स आता है मेंस में, प्रीलिम्स में आपके 5 रहते हैं। देखो पहला है ओबेसिटी इज अ कंडीशन, ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर body stores excess fat leading to the considerable blank in the body weight. It is increasing blank of fast pace in our country. It has blank adverse health effect and can even blank to premature death. The basic cause of obesity is blank. The imbalance between energy intake and energy expenditure. सीधे सीधे बात करें, इस पैराग्राफ में किसकी बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की, मोटापे की बात की जा रही है, और मोटापे की बात है, मोटापा से क्या होता है, कैसे डेथ होती है, सारी बातों को बताया जा रहा है। सीधा अपने आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान सा पैराग्राफ है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर एक्सेस फैट लीडिंग टू अ कंसिडरेबल। अब आप बताइए जब बॉडी का फैट बढ़ेगा, तो यहां दिया ना अ फास्ट इन बॉडी वेट, अब जब आपका फैट बढ़ेगा, जब फैट बढ़ेगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, बॉडी वेट बढ़ने की बात कर रहा है। रेस्ट मतलब उठाना होता है, डिक्रीज घटाना, डिक्लाइन कम करना नहीं होगा, है ना। अगला है इंक्रीजिंग ब्लैंक का फास्ट पेस, इंक्रीजिंग के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं किसी चीज को बढ़ने या घटने की बात जब करता है, ठीक है। इट हैज ब्लैंक एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, इफेक्ट्स की बात कर रहा है, कई सारे इसके क्या है, विपरीत प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं इसके, तो कई सारे, मेनी हमारे मच होगा नहीं, अनकाउंटेबल के लिए आता, लिटिल होने से रहा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड कैन इवन ब्लैंक टू प्रीमेच्योर डेथ, और प्रीमेच्योर जो पहले से मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, सीधा सीधा समझिए इसको, तो पहले से मृत्यु हो जाती है, ये क्या करता है, मृत्यु को लीड करता है, ये लीड की बात कर नहीं रहा, पॉइंट स्टार्ट होगा नहीं, ये ओबेसिटी क्या लीड करती है, नेतृत्व करती है जल्दी मृत्यु का, है ना। और आखिरी क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा, और इसमें आखिरी क्वेश्चन है द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी, बेसिक कॉज बताया जा रहा है, क्या है वो, इम्बैलेंस है किसके बीच, बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जब एनर्जी लेते हैं और एनर्जी खर्च करते हैं, उसके बीच में जो इम्बैलेंस होता है, जो असंतुलन होता है, उसी के कारण होती है ओबेसिटी। यहाँ इम्बैलेंस डेफिनेट है, डेफिनेट कैसे है, अगर मैं कहता केवल इम्बैलेंस, भाई कौन सा इम्बैलेंस, कैसा इम्बैलेंस, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को बात पता होती है, वहां आर्टिकल धा का प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आपने कहा इम्बैलेंस, ठीक है, कौन सा इम्बैलेंस, एनर्जी इनटेक करने का और एनर्जी एक्सपेंड करने का, मतलब डेफिनेट सेंस में आ गया, और जैसे डेफिनेट सेंस में आएगा हमारा कौन सा हो जाएगा सही, इसमें फिर लास्ट वाले में ऑप्शन डी, दा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक पूरी बात समझ में आई, ये पूरे 25 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के, ठीक है ना। चलिए इतना पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आप सभी को धन्यवाद।